न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। पाकिस्तान में जारी सियासी अदालती लड़ाई जो है आम पाकिस्तानियों के लिए असाब शिकन होती जा रही है। बज़ाहिर पलड़ा जो है हुकूमत का भारी नज़र आ रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लग ये रहा है कि पूरी तरह दीवार से लगा दी गई है। लेकिन इस सारी कशमकश और महाज़ाराई में असल नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, जो गुज़िश्ता 2.5 साल से सियासी अफरा तफरी और गैर यकीनी सूरत हाल की गिरफ्त में है। आज अदालती और सियासी महाजों पर होने वाली पेशरफ से क्या कोई उम्मीद की किरण फूटती नज़र आ रही है? अगर हुकूमत के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो उसे आज सुप्रीम कोर्ट में हस्ब तवक्को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें जो है मंजूर कर ली हैं और मुनरिफ अरकान का वोट शुमार न करने का जो साबका फैसला था उसे कलअदम करार दे दिया है। नाक़दीन के बकौल इस फैसले के बाद पाकिस्तानी पार्लिमान में अरकान की मंडी लगाने का रास्ता जो है वो दोबारा खोल दिया गया है, यानी कि अरकान लालच, दबाव और धमकी के जरिए पार्टी लाइन से हटकर वोट दे सकेंगे। आइन के तहत इस अमल से वो पार्लियामेंट में अपनी नशिस्त से तो महरूम होंगे, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम बेंच के मुताबिक उनका वोट जो है वो गिना जाएगा। ये कुछ अजब किस्म की और ना समझ में आने वाली जो है मंतक है कि वोटर को तो सज़ा है, लेकिन जिस अमल पर उसे सज़ा मिली है वो पाकिस्तान की पार्लियामान में जायज़ है। ये मुतनाज़ा फैसला आने से पहले PTI के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने समाअत का बायकॉट कर दिया। उनका कहना था कि जी इमरान खान को बेंच की तश्कील पर एतराज़ है, इसलिए वो समाअत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मोअज़्ज़िज़ जज हज़रात ने PTI के वकला को कोई जगह देने के लिए बिल्कुल लग ही रहा था कि बिल्कुल तैयार नहीं है। दौरान समाअत जो है अली ज़फ़र साहब ने ये कहा कि जी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए जो है पेश किया जाए, उसकी उन्होंने इजाज़त तलब की और कहा कि जी इमरान खान को बेंच पर इतराज़ात हैं और आप वो इतराज़ात सुने। लेकिन चीफ जस्टिस ने जो है इस दरख्वास्त को बिला जवाज़ करार दे दिया। अली ज़फ़र साहब ने यह भी कहा कि जी तासुर है कि अदालत जो है हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त देगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हॉर्स ट्रेडिंग का कहकर आप बहुत भारी बयान दे रहे हैं और आप पर तौहीन अदालत लगाई जा सकती है। अली ज़फ़र साहब ने बेंच पर इतराज़ करते हुए कहा कि जी आप फैसला देंगे तो ये मफादात का टकराव होगा। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आप जो कुछ बोल रहे हैं हम न उसे सुनेंगे और न ही रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को इमरान खान का नाम भी लेने से रोक दिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र के बायकॉट के बाद चीफ जस्टिस ने उन्हें अदालती माविन मुकर्रर कर दिया। बाद में अली ज़फ़र साहब जब बाहर निकले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस पर मुश्तमिल बेंच के लिए उन्होंने दरख्वास्त जो है वो दे दी है। बेंच वही होगा जो 3 मेंबर कमेटी यानी जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी, सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर शाह साहब और जो नॉमिनी हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, तीनों लोग बैठ के कोई भी बेंच बना दें। उस बेंच के सामने हम जाएंगे भी और हम पेश भी होंगे। ये भी रिक्वेस्ट कोर्ट को कर दी। तो जनाब ये तो थी सुप्रीम कोर्ट में 63A नजरसानी केस की समाअत की मुख्तसर सी कहानी, जिसमें एक पेचीदगी ये भी है कि जिस बेंच ने ये फैसला दिया है उसकी तश्कील पर बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि जी मुतनाज़ा है। वजह यह कि 3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी की जगह इसकी तश्कील का फैसला सिर्फ 2 अरकान ने किया था। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नज़र डाली जाए तो एक अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार कौंसिल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इन वकला तंजीमों ने आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हुए इनके खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान कर दिया है। वकला नुमाइंदों ने पीर के रोज़ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का भी जो है ऐलान किया है। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जो जजेस आएंगे हम उनका घेराव करेंगे, ये भी हम ऐलान करते हैं कि जो एलिवेशन लेगा। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, मैं ये भी गुजारिश करूंगा हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि अगर ये कोर्ट बनती है तो आपका अखलाकी जवाज खत्म हो जाता है कि आप वहां जाके वहां बैठे। इसलिए इसकी हम सिर्फ ना सिर्फ ये वकला मज़ामत करेंगे, ये पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को मज़ामत करनी होगी। सियासी महाज पर नजर डालें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 अक्टूबर को एहतजाज के लिए जोर और शोर से तैयारियां करती नजर आ रही है। बहुत सी नजरें जो है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ हैं, जहाँ वज़ीर आला खुद जो हैं डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की तैयारियों में पेश हैं। हुकूमत भी इस एहतजाज को कुचलने की भरपूर तैयारियों में है। पंजाब के कई शहरों और इस्लामाबाद में वो कहते हैं दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और इस्लामाबाद की बहुत सी शाहराहें और रास्ते जो हैं हस्बे के रिवायत जो हैं आहनी कंटेनरों के हिसार में हैं और ये रिवायत कोई पुरानी नहीं, नई रिवायत है। अवाम एहतजाज करने वालों से ज़्यादा लग यूँ रहा है कि हुकूमती इक़दामात से नाला और परेशान हैं। PTI के एहतजाज डी चौक इस्लामाबाद पहुँचे या ना पहुँचे, ये तो तय है कि जी पाकिस्तान की सियासी हिद्दत में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। अगर बड़े एहतजाज ना भी हों
छोटे मोटे एहतजाज और उनके मुमकिना तौर पे बड़े बन जाने का खदशा जो है वो हुकूमत के लिए दर्द सर जो है बना रहेगा। वैसे फैसल वाडा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया है कि तहरीक इंसाफ को अब लाशें चाहिए। कानून मना कर रहा है रेड जोन में दाखिल होने से, लेकिन हम डी चौक पर ही आएंगे। बड़ी क्लैरिटी से बोलना चाहता हूँ कि लाशों के ढेर का इंतज़ार है, लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है पीटीआई के अंदर से। फैसल वाडा कुछ भी कहें, हुकूमत का सूरत में आईनी तरामीम को मंजूर कराने का एजेंडा जो है वो भी महाजराई बढ़ाने का सबब जो है बना हुआ है। वैसे हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने एक बार फिर कहा कि जी मौजूदा हुकूमत जो है वो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं और आईनी तरामीम को SCO कॉन्फ्रेंस के अख्ताम तक जो है मौखर किया जाए। नाज़रीन को पता होगा कि 15 और 16 अक्टूबर को ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है। आज 24 घंटे के अंदर अंदर एक तरमीम के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप इसको पास करें। किस तरह ये हो सकता है, कैसे ये मुमकिन है? तो ये चीज़ें जो हैं हमें वाज़ेह करनी चाहिए कि ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं है। खदशा ये है कि हुकूमत जीत कर भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना ला पाए। सबसे पहले बात करते हैं 63A की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। हमारे पहले मेहमान मोहतरम अहमद बिलाल साहब, सरबराह पिलडेट। बिलाल साहब ये बताइएगा कि आज जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच का 63A के हवाले से, उससे क्या हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता दोबारा खुल गया है? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात तो मौजूद रहते ही हैं। अगर किसी शख्स ने बेईमानी करनी है, करप्शन करनी है, तो आम एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पे वोट देते हुए भी वो ये इस्तेमाल कर सकता है। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर एक स्कैंडल था जिसमें कोई 500-500 रुपए लेके मेंबर्स ने सवाल पूछे हुए थे। यानी कुछ लोगों ने उनको पैसे दिए थे कि आप एक क्वेश्चन पूछिएगा हुकूमत से, तो वो क्वेश्चन पूछते थे, तो अचानक फिर वो पकड़ा गया केस, तो पता चला कि बहुत सारे मेंबर्स इसमें मुलविस थे। अच्छा, तो इस तरह भी हो सकता है। हाँ। तो इसके इम्कान तो रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप देखिए कि दुनिया भर में कई मुल्कों के अंदर तो ऐसा है कि डिफेक्शन की कोई क्लॉज ही नहीं है। आप चाहें तो अपने मुखालिफ की राय से इत्तेफाक करते हुए उनके हक में वोट दे दें, तो कोई आपसे बाज पुरस करने वाला नहीं होगा। पाकिस्तान के भी शुरू के सालों में ऐसे ही था। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्शन की कोई क्लॉज नहीं थी। तो ये अब हमने जो इस वक्त 63A है वो एक बहुत बैलेंस सी चीज़ है कि आपका वोट तो काउंट होता है, आप पे पाबंदी भी ये है, 4-5 चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर आप वोट देंगे तो आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बैलेंस सा इस वक्त सिस्टम है। इसको मैं तो इसके हक में हूँ कि यही चलते रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि वोट भी काउंट ना हो तो फिर उसके लिए रजू करना चाहिए पार्लियामेंट से, इसके अंदर तरमीम हो कोई, तो उसके बाद ये जायज़ सवाल नहीं उठा रहे कि मतलब मौजूदा आइन के तहत, और ज़ाहिर है कि आइन हो सकता है बाज़ चीज़ों की वजाहत ना हो, लेकिन लोग स्पिरिट की तशरीह करते हैं कि आइन की रूह ये कह रही है कि जब वो सज़ा दे रही है एक शख्स को कि जी आपने पार्टी लाइन से इनहराफ किया तो आप डिस्क्वालीफाई, तो उसका जो एक्ट है जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हुआ वो कैसे जायज़ हुआ? तो ये एक बड़ा मंतकी सा सवाल नहीं है लोगों के जहनों में। और जो पिछला फैसला आया था 63A के वाले से, उसने इसी चीज़ की वजाहत नहीं कर दी थी आइन की रूह के मुताबिक। अब बदलना है तो आप फिर 63A को ख़त्म कर दें और बिल्कुल जैसा आप फरमा रहे हैं कि लोग ज़मीर के मुताबिक अपना वोट दें। जी देखिए, ये बात बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि यह मंतकी बात है कि आप किसी को कहें कि आप वोट तो दे लें, हाँ। लेकिन उसके बाद फिर उसको सज़ा भी दे लें। लेकिन आइन की मंशा यही है, आइन की मंशा यही है कि आप के ऊपर एक चेक है कि अगर आप इस तरह वोट देंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन फिर आपका वोट काउंट हो जाएगा। क्योंकि फिर वो कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो शिक है वो बेमानी हो जाती है। अगर आप उसका वोट भी काउंट ना करें फिर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। तो ये मुझे पता है, ये जिस तरह के तनाजुर में ये सब कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ मतलब पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। लोग जो हैं पार्लियामान के अंदर खुद मौलाना साहबों से पीटीआई की बात ही करें, मौलाना फजल रहमान हो और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल कर रहे हैं। अच्छा, उसमें ये सब कुछ जिस तनाजुर में हम जिस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं उसमें पाकिस्तान में कंट्रडिक्शंस को बढ़ा नहीं रहा होगा और जमहूरियत को बजाय मुस्तहकम करने के कमज़ोर नहीं करी ये सब तमाम चीज़ें? ये तो आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, जब ये इंटरप्रिटेशन हुई थी
और उस वक्त ये वोट ना काउंट करने का फैसला हुआ था, तो उस वक्त भी इसके अंदर कुछ सियासी महरक़ात तो मौजूद थे। आपको मालूम है कि उसके फौरन बाद पंजाब में PMLN की बनी हुई हुकूमत जो थी, जो कि डिफेक्टिंग वोट्स के साथ बनी थी, वो हट गई थी और फिर परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हो गए थे। तो अब भी ये जो कुछ हो रहा है, ये जाहिर है कि बगैर सियासी महरक़ात के तो नहीं हो रहा। मेरा ख्याल इसके भी सियासी असरात होंगे, और इसके नतीजे में अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ आ रही है, तो उसमें हो सकता है कुछ लोग जो नाराज़ हों, PTI से डिफेक्ट करना चाहें, उनका वोट काउंट होगा तो वो आईनी तरमीम को फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो ये सियासत तो बहरहाल इसके अंदर मौजूद होती है जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है। लग यही रहता है कि हुकूमत कई महाजों पे काम कर रही है ना, कि एक तो दीगर पार्टीज़ को अपने साथ मिलाना, फिर अगर अदालती महाज पर उनको ये सहूलत मिल गई तो हमारी जो तीसरी दुनिया में रिवायत होती है कि ख़रीद लो, बेच दो, दबाव डाल दो, तो इसका इम्कान बढ़ जाता है। अच्छा, लेकिन एक सवाल, आपकी इतनी गहरी नज़र है चीज़ों पे, ये फरमाइएगा कि हमेशा हमारे यहाँ कभी जब भी माजी में इस तरह का कहते हैं ना तजाद बढ़ता था, तो कोई एक इदारा या कोई एक शख्स या सियासी जमात जो थी मुतनाज़ा होती थी। ये कभी नहीं हुआ कि आला दलिया भी मुतनाज़ा है, पार्लिमान भी मुतनाज़ा है, इलेक्शन कमीशन भी मुतनाज़ा है। तो इसमें सलूशन निकलेगा तो कैसे, और जमहूरियत बजाय मुस्तहकम होने के कमज़ोर नहीं होती हुई नज़र आ रही? देखिए, दुनिया में जहाँ इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे भी ये खिंचाव तो बरकरार रहता है तीनों ब्रांचेस के दरमियान, और वहां पे भी अदालतें बाज़ का ऐसे फैसले करती हैं कि इंतज़ामिया तिलमिला के रह जाती है, फिर उसके ऊपर बयानात भी देती है, और जजेस भी बड़े पार्टिजन होते हैं, और जजेस भी कभी किसी एक पार्टी की हमायत करते हैं। मुझे फ्रैंकलिन रोजवेल्ट का वो 1937 का फैसला याद है कि जब उसने 7 जजेस के ऊपर ये कहा कि इनकी उम्र हो गई है 60 साल, अब मैं इनको रिटायर करने का फैसला करता हूं, कानून पास करवाने की कोशिश की, और उसकी जगह मैं अपनी पार्टी के लाऊंगा, क्योंकि वो न्यू डील के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको वो जज साहबान एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो वहां पे भी ये होता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जो कि एस्टैब्लिशमेंट की भी एक खास इंटरेस्ट होता है, तो उसकी वजह से ये मामला कुछ ज्यादा होता है। ये आपको नजर नहीं आ रहा कि लेकिन ये मामला जहां भी सियासी और ऐसे चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पे ये तासुर जो बड़ा अवाम में गहरा हो गया है, और मेरे ख्याल में आपका तो पिलडेट इतना रिसर्च करता रहता है, नफ्स पे हाथ है आप लोगों का, कि जो कुछ कानून साजी हो रही है, ये कि अगर अदालत फैसला खिलाफ कर दे तो आप गोल पोस्ट बदल दें, आप आइन तब्दील कर दें, आप कानून तब्दील कर दें, तो ये जो मैसेजिंग लोगों में जा रही है, उससे कहते हैं ना सिस्टम पे अदम एतमाद बढ़ता जा रहा है। एक तासुर ये जी, ये आपकी बात दुरुस्त है, और ये जो इस किस्म के काम हो रहे हैं वो पहले इतनी डेस्परेशन में नहीं होते थे। अब उसकी वजह यह है कि जो सियासी मुखालफीन है वो एक दूसरे के सिर्फ सियासी मुखालफीन नहीं है, अब उनको अपनी एग्जिस्टेंस का और अपनी जान और माल का भी थोड़ा सा खतरा है कि अगर मैं इक़्तिदार में नहीं होऊंगा और दूसरे इक़्तिदार में होंगे तो फिर मैं शायद जेल में होऊंगा और मेरे ऊपर मुकदमात बनेंगे, मेरी ज़िंदगी तल्ख हो जाएगी। तो जब इस किस्म की आपको खौफ लाहक हो जाए तो फिर आप हर किस्म की चीज़ें करने लग जाते हैं जैसे अब हो रही हैं। माजी में ठीक है, कभी कभी ऐसा होता था, लेकिन अक्सर औकात ये होता था कि ठीक है सियासी मुखालफीन हैं, उनके काम नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनके बाल बच्चे को पकड़ के अंदर कर दिया जाए। लेकिन अब ये चूंकि नौबत ये हो गई है कन्फ्रंटेशन की, तो अब ये इसीलिए नो होल्ड्स बार, नो होल्ड्स आर बार्ड। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल कि जो मतलब है, जो मैं मुश्किल सवाल कहूँगा, अगर आप इसका मुख्तसर जवाब दे सकें, हल क्या है, हल कैसे निकल सकते हैं सूरत हाल से? ये जो एक कंट्रडिक्शन पैदा हो गया है, हम बंदगली में आ गए हैं, क्या तरीक़े वारदात होगा निकलने का? जी, अगर ये एक दूसरे को ये यकीन दिला सकें, जो कि मुझे लगता है मुश्किल है, कि हम आपकी ज़िंदगी को तल्ख नहीं करेंगे और हम एक रूल्स ऑफ द गेम्स के ऊपर चलेंगे, जैसे एक ज़माने में PMLN और PPP ने किया था, आप आपस में साइन करके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस कर ली थी। उससे पहले वो भी बहुत तल्ख थे। तो इसी तरह की कोई बात अगर PTI भी कर ले
तो मेरे ख्याल में शायद कुछ जिंदगी बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसे मुझे होता हुआ नजर तो नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने पिलडेट के सरबराह की गुफ्तगू सुनी और इन्होंने कहा कि जी जब तक मतलब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं वक्फा। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे अशतर औसाफ साहब, एक बहुत ही जाना माना नाम कानून की दुनिया का, हमारे साथ होंगे। उनसे पूछेंगे कि 63A पे जो फैसला आया है वो जमहूरियत को मजबूत कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है, और क्या लोगों का जो यकीन है हमारे इदारों पे इससे बढ़ेगा। बात होती है वक्फे के बाद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे जो मेहमान हैं अशतर औसाफ साहब हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल मारूफ कानूनदा। बहुत शुक्रिया अशतर साहब अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 63A के केस के हवाले से, जो उसकी रिव्यू पिटिशन थी, उसने लोग कह रहे हैं कि जी उसकी वजह से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता दोबारा खुल गया है और फिर दोबारा से हमारी पार्लियामान में मंडी लगने लगेगी, दोबारा से जो है खरीदो फरोख्त शुरू हो जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी सिंपल बात है। हॉर्स ट्रेडिंग का तो दरवाजा बंद किया 63A ने। उससे पहले मुझे कोई बता दे, कोई नाकिद बता दे कि उससे पहले क्या था। तो 63A ही है जिसने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद किया। हॉर्स ट्रेडिंग ये हमें जरूर ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे मुल्क की कोई इख्तरा नहीं, ये हमारे मुल्क का इस्तिलाह भी नहीं है। ये तो बाहर से आई है, इम्पोर्टेड है। ये हमारे मुल्क का रवाज भी नहीं था और ये सारा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ कि देखिए, जब पार्लियामेंटेरियंस को आप दे देते हैं ना डेवलपमेंट फंड्स, आप पार्लियामेंटेरियंस को देते हैं, ये मराद दे देते हैं, ये है, तो उसके अंदर एक अट्रैक्शन हो जाती है। तो वो है जो मोहरत बनती है, जो वजह बनती है कि आप जो है वो उन मराद के लिए या उन चीज़ों के लिए स्विच कर लें अपनी लॉयल्टीज़ को। असल में ये क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या है। लेकिन 63A जो है उसको जिस तरीके से तशरीह दी और जिस तरीके से उसके मुतालिक लिखा गया उस जजमेंट में, जिसका आज रिव्यू हुआ है, वो हमारी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। और वो क्या है कि आपने वो अल्फाज आइन में पढ़े जो आइन में लिखे नहीं हुए, और उसके अंदर ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन डाल दी। उसके अंदर ये कह दिया कि अगर कोई वोट देगा पार्टी की डिसिप्लिन के खिलाफ उन 4 बातों पे जो कि उसके अंदर दर्ज हैं, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। यानी आपने ये कहा कि आपके ऊपर पाबंदी है, आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे, आप अपना वोट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप उस डिस्पोटिक जो आपको दे दिया गया है पार्टी की तरफ से ऑर्डर, उसके मरहून मिन्नत है। वरना न सिर्फ आप सीट खो बैठेंगे, आपका वोट भी काउंट नहीं होगा और आप डिस्क्वालिफाइड होंगे। तो ये एक ऐसी इख्तरा थी। इसी फैसले को जो रिवर्स किया है, आज मैं अभी इस वीडियो आने से पहले एक जज्बाती नौजवान मुझे मिल गए, उन्होंने कहा जी अजीब मंतक है, हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि जो सज़ा दी जा रही है वो तो डिस्क्वालीफाई बंदा हो गया जिसने पार्टी लाइन से इनहराफ किया, लेकिन जो उसका अमल था वो फिर कैसे जायज़ हो गया। तो बाज़ जो है मतलब ये एक कहते हैं ना जायज़ सवाल लोगों के जहनों में है कि अगर वो मतलब शख्स को सज़ा मिल रही है तो उसके एक्ट को क्यों नहीं मिल रही, उस पर पाबंदी क्यों नहीं है। जी बिल्कुल ठीक। सज़ा किस चीज़ की मिलती है? जिसका वो मुर्तकब हुआ है। जब वो मुर्तकब नहीं हुआ तो उसकी सज़ा कैसी? पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस नौजवान को ये समझना चाहिए कि अगर आप एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़के आए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके मरहून मिन्नत हो गए। पार्टी आपके मरहून मिन्नत है और आपका काम है पार्टी के लीडर को चेक करना, लीडरशिप को चेक करना। इसका मतलब ये हुआ अगर वो बात मान ली जाए कि आपका वोट भी काउंट नहीं होगा तो कोई पार्टी के अंदर से नहीं उठ के कहेगा कि काम गलत हो रहा है और हम तहरीके अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। या कोई आदमी एक अच्छी जो तजवीज़ है कानून के मुतालिक, आइन साजी के मुतालिक, मसलन एक तजवीज़ है और मेरी तजवीज़ है, और वो तजवीज़ क्या है, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रिकग्नाइज किए जाए, अलग से हेल्थ को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया जाए। एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट है ही, लेकिन एजुकेशन की फराहमी जो है उसको फंडामेंटल डिक्लेयर किया जाए। और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो हैं उनको यकीनी बनाने के लिए आइन में तरमीम करके
ये किया जाए कि 5 बरस के बाद या 4 बरस के बाद लाजमी तौर पे होंगे, उनका टेन्योर किया जाए। तो ये अगर बातें नहीं पसंद आती, फॉर इंस्टेंस तहरीक पाकिस्तान कह लीजिए, उनके लोगों को पसंद नहीं आती, यानी उनके लीडर को नहीं पसंद आती, क्योंकि वो पाकिस्तान बचाओ पार्टी की है जो अमेंडमेंट जो है प्रपोज्ड, तो वो अपनी मुखासमत में एक अच्छी जो तरमीम है उसको वो अपोज करेंगे, और अगर कोई उसको करना चाहे तो वो तो नहीं कर सकेगा ना। इस आर्ग्यूमेंट की जो आप फरमा रहे हैं ये बिल्कुल बहुत ही कहते हैं ना कि ज़ोरदार आर्ग्यूमेंट है, और जो मैच्योर डेमोक्रेसीज है वहाँ पर होता है लोग अपनी मर्जी से वोट भी देते हैं। तो क्या फिर इस अगर उस रोशनी में देखा जाए तो पूरी तरह से टेक की ज़रूरत ही नहीं है? फिर मतलब है कि लोग ज़मीर के मुताबिक फैसला करें, उसमें ठीक है एक आदमी अगर ज़मीर इधर उधर कर भी दिया तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें यकीन रखना चाहिए कि अरकान पार्लियामेंट हमारे सारे ऑनरेबल हैं, मेजॉरिटी, और वो ज़मीर के मुताबिक ही फैसला करते रहेंगे। योर कॉमेंट सर? हाँ, उसका 63A का मकसद क्या है? देखिए 63A में पार्टी का जो लीडर है, जब वो कोई क्रीड देगा, कोई आपको कहेगा कि आपने ये काम इस तरीके से करना है, आपने मनी बिल को जो है वो सपोर्ट करना है, या ये सारी चीज़ें करनी है, तो मनी बिल को सपोर्ट करना, आईनी तरमीम को सपोर्ट करना, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद लेके आना, चीफ मिनिस्टर के साथ अदम एतमाद लेके आना, इसमें याद रखिए उसका ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन 63A में नहीं है। उसमें है कि जो पार्टी लीडर है वो शो कॉज देगा, शो कॉज सुनने के बाद हो सकता है वो कहे आई टोटली एग्री विद व्हाट यू हैव डन, तो उसके इजहार राय के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको हक भी होना चाहिए कि वो अपने इस अमल को डिफेंड कर सके। याद रखें, जो शख्स हॉर्स ट्रेडिंग का मुर्तकब होता है उसको इलेक्टरेट जो है वो आइंदा कभी भी इलेक्ट नहीं करती। आप ये देख चुके। दूसरी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो मामला है वोटिंग का, उसको नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो आर्टिकल 17 उसकी जमानत देता है। और तीसरा ये है कि ये का हुस्न है, सीट वो अपनी अगर वो नहीं पार्टी का जो लीडर है उसकी बात से मुतफिक नहीं है तो फिर वो सीट हार जाएगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, मुझे पता है आपको कहीं जाना भी, कि बाज़ जो नाक़दीन है उनका कहना है कि जी मौजूदा हुकूमत का मैंडेट जो है बड़ा मशकूक है, और जिस तरह से ये आईनी तरमीम को बुलडोज कर रही है वो चीज़ों को मज़ीद मुतनाज़ा बना रहा है। अगर वो सही काम भी कर रहे हैं तो लग ये रहा है कि उसके रास्ते का जो इंतखाब है वो गलत है, और जिसकी वजह से बजाय चीज़ें सुलझने के उलझती जा रही हैं। आपका कमेंट क्या होगा? देखिए, याद रखें ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं होगी जी, इसमें तमाम पार्टीज हिस्सा डालेंगी, और मैं इस चीज़ का दाई हूँ, हमेशा कहता रहा हूँ, और आपने भी मुझे बारहा ये कहते हुए सुना होगा कि आईनी तरमीम लाजमी तौर पर कंसेंसस के साथ होना चाहिए, कम से कम इतनी ज्यादा मेजॉरिटी हो कि 2/3 से भी ज्यादा होनी चाहिए। ये एक सोच की बात है। दूसरा, ये एक कलेक्टिव विजडम का काम है। कलेक्टिव विजडम के साथ उन्होंने इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। कलेक्टिव विजडम होगी पार्लियामेंटेरियंस की, इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो गया उसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी उसकी अच्छाई और बुराई को डिबेट करके। और याद रखिए कि डिबेट से, कलेक्टिव विजडम से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो ये कोई बुलडोज नहीं हो रहा, ना कोई बुलडोज हो सकता है, और बुलडोज अगर होगा तो उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को है, वो बाउंड बैक करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और बड़े कि जी जब तक कंसेंसस ना हो, जब तक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ना हो, जब तक एक कलेक्टिव विजडम ना हो, उस वक्त तक अगर कोई भी मतलब है आप तरमीम करेंगे तो मुतनाज़ा रहेगी। तो जाहिर है कि इसके लिए 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी है, और इन्फॉर्म्ड डिसीजन के तहत जो है लॉ मेकर्स वोट डाल रहे हों। ये ना हो कि रात की तारीकी में जनाब कोशिशें हो रही हों और पता ही नहीं हो MNAs को और सेनेटर्स को कि क्या होने जा रहा है। यहाँ पे वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे जो इस्लामाबाद की तीनों बार्स ने जो एक ऐलान किया हुआ है मुज़ाहिमत का, एहतजाज का। हमारे साथ मौजूद होंगे उनके नुमाइंदे, उनसे पूछेंगे कि उनके क्या इरादे हैं और क्या उनकी मनसूबाबंदी है। हमारे साथ रहिएगा।
जनाब इस्लामाबाद की जो तीनों बार्स हैं वो डट गई हैं कि वो आइनी तरमीम जो हुकूमत की तरफ से आ रही हैं ना खप्पे। अब जाहिर है कि उसके अंदर जो है वो हर तरह से मोबिलाइज भी कर रही हैं, एहतजाज की भी कॉल दे रहे हैं, वो एक वकला कन्वेंशन भी बुला रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रियासत आज़ाद साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। इनसे पूछते हैं कि क्या तैयारियां हैं। बहुत शुक्रिया रियासत आज़ाद साहब, आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। आज जैसे कि मैंने कहा कि तीनों बार्स ने जो है इन तरामीम को हुकूमत की तरफ से जो आ रही है उनको मुस्तरद किया है और मुज़ाहमत का ऐलान किया है। मुज़ाहमत का तरीक़ेकार क्या होगा, या पुलिस की ज़ुबान में कहते हैं तरीक़ा वारदात क्या होगा आपका, एक तो ये बताइए। और अगले हफ्ते जो आप वकला कन्वेंशन करा रहे हैं उससे क्या उम्मीद है, उसमें क्या फैसले आप करने के लिए कोशा हैं? जी आमिर भाई, बात यह है कि इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तीनों बॉडीज ने यूनिटली ये कहा है कि ये जो भी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं ये हम मुस्तरद करते हैं और हमने मंडे 7 तारीख को 11 बजे दिन ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन रखा है, जिसके अंदर पाकिस्तान की तमाम बार कौंसिल के नुमाइंदगान, तहसील बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान, सदूर, सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग और वकला वो उस कन्वेंशन में तशरीफ लाएंगे और हम वहां पे मुश्तरका एक लाए अमल देंगे और उसके बाद हम अपना फैसला करेंगे कि हमने जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है जो इस मुल्क के मुत्तफिका आइन के साथ जो इस वक्त इंटायरली कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा रहा है, जिसके अंदर 57 से 58 अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं, इनका तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 1 साल नहीं चल सका, इनको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। तो जब आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशल स्ट्रक्चर वो चेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिडेंडेंट करने के लिए जा रहे हैं, एक नई कोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसकी तैनातियां भी वजीर आजम और सदर करेंगे जो सियासी होगी। हमने तो पहले इसके लिए जदोजहद की थी कि इंतजामिया को अदलिया से अलग किया जाए, आजाद अदलिया का ख्याल रखा जाए, और फिर उसके लिए हमने ये किया था कि जुडिशल कमीशन के जरिए जजेस को तैनात किया जाता था। अगर जजेस ने नौकरियां करनी है तो फिर आजाद अदलिया रखती है। हम इस चीज के हमेशा दायी रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर आजाद अदलिया, आजाद मंच जजेस ये इस मुल्क मुल्क के अंदर आइन और कानून को ये बताइए कि आप लोग क्या जलसे जुलूस करेंगे, जिस तरह माजी में एक वकला तहरीक चली मुशर्रफ साहब के ज़माने में, उस तरह की तहरीक की आप लोग कोशिश करेंगे? लेकिन हमें तो फिलवक्त वकला बरादरी बड़ी मुनक़सिम नज़र आ रही है और नज़र ये आ रहा है कि जो जमहूरियत की चैंपियन जमातें वो तो चाहती हैं कि जो वो हैं तरामीम वो हों, हर सूरत में हों, अदालत भी बने आईनी और जनाब तरामीम भी हों। जी मैं समझता हूँ कि रेगुलर लेजिस्लेशन अगर करते तो वो ज्यादा बेहतर होता। आप उस मुत्तफिका आइन को जो फेडरेशन की अलामत है, जब आप उसके सारी उसकी हैयत को चेंज करने के लिए जा रहे हैं, जिसको एक पूरा सूबा अपोज कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज, वकला और बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स। नहीं, मुझे ये बताइए, जो वकला में तकसीम नजर आ रही है, आप लोग कोई मौसर तहरीक चलाने की उसमें है, ताकत रखते हैं नहीं रखते? क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े वकला है बहुत सारे, वो तो पीपल्स पार्टी के साथ है। एजेंडा नहीं जी आमिर भाई, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं। हम इस मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए और हमने आज ये भी मुतालबा जजेस से किया है कि आप इस जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट इसका हिस्सा ना बने। आपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ दिया हुआ, आप इसके साथ खड़े हो। अगर कुछ जजेस उस कोर्ट का हल्फनामा या उसके अंदर अपने आप को एज ए जज पेश करते हैं तो हम उसको पीछे जाए तस्वर करेंगे। तकसीम कोई नहीं है, इसलिए कि चंद एक लोग जो बेनिफिशियरी है सिस्टम के, वो डेफिनेटली जो सियासी पोस्टों पे हैं वो हमारे साथ नहीं होंगे। लेकिन बाकी जो हमारे वकला है, जो आजाद लोग हैं, हम तो काले कोट वालों की बात कर रहे हैं। हम तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या हम किसी का लेबल नहीं लगाना चाहते, ना लेबल है ना। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, अगर आप मुख्तसर जवाब दे सकें, आज जो 63A का फैसला आया है उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, जिस कमेटी की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत उसका जो कमेटी है वो ही लीगल नहीं है, तो उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ बेंच भी इलीगल है और उसके बाद आने वाला फैसला भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है इन द लाइट ऑफ जजमेंट 2007 तसद्दुक जिलानी साहब की जजमेंट है PND, और दूसरा PND सुप्रीम कोर्ट 1972 आसमा जिलानी केस की रोशनी में अगर फाउंडेशन गलत हो उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल
इलीगल होगा और हम इस फैसले को भी इसी नजर से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रियासत आज़ाद साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा ये हो रहा है, उससे पहले भी जो मेहमान आए थे उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा ये हो रहा है कि अदालती महाज पर और सियासी महाज पर भी अगर आप कहें तो महाज़ाराई आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इन फैसलों के बाद जो लोगों को तवक्को थी कि गालिबन अब जो है चीज़ें रेजोल्यूशन की तरफ जाएँ, ऐसा नहीं हो रहा है। हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। फरजाना अली साहिबा, ब्यूरो चीफ आज न्यूज़ पेशावर, हमारे साथ मौजूद हैं। और एक और बहुत आपको पता है, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है मंसूबा है कि जी डी चौक इस्लामाबाद में जो है वो एहतजाज करेंगे। और ज़ाहिर है कि हुकूमत ने उसके लिए एक कहते हैं ना कि आनी हिसार में ले लिए, कंटेनर्स लगा दिए पूरे इस्लामाबाद में। उनका इरादा है कि हर सूरत में जो है इस एहतजाज को कुचला जाए। तो उनसे पूछते हैं कि वहाँ KP में क्या तैयारी हो रही है, क्योंकि PTI का ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो KP हुकूमत की तरफ है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला हैं वो किस तरह से अपने जुलूस की क़यादत करते हैं और किस तरह से वहाँ पहुँचते हैं। फरजाना साहिबा, ऐलान तो हो गया डी चौक पहुँचने का, वज़ीर आला जो हैं आपके बिल्कुल जो कहते हैं ना जम के ये बात कर रहे हैं, तैयारियाँ क्या हो रही हैं? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। बिल्कुल आई एम सॉरी बिल्कुल आमिर साहब, तैयारियां जो हैं वो अरूज पर है। और जो अभी हमारे सामने एक आप कहें कि तस्वीर सामने आ रही है, उसमें यही है कि हमेशा की तरह अब भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो रैली होगी आप कहें या लेके जा रहे हैं लोगों को, प्रोटेस्टर को, उनको लीड करेंगे। लेकिन थोड़ी सी पिछली जो एक प्लानिंग थी उससे एक तब्दीली ये आई है कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि जब सवाबी से उन्होंने ये जो सामान था जिसमें कि क्रेनें और 11 22 की गाड़ियाँ थी या दूसरा मशीनरी थी उसको लिया था, तो वो पीछे थी। अब ये है कि इन्होंने कहा कि हम 3 लेयर्स की सूरत पे चलेंगे। सबसे पहले जो है वो मशीनरी होगी ताकि जितनी भी रुकावटें हैं उनको पहले हटाया जा सके, और फिर जाहिर है इसको हटाते हुए दिखाना भी है और इन सारे मंजर को पूरे पाकिस्तान तक भी उनका एक वो है कि पहुँचे। तो इसके लिए मीडिया को जो है वो अपने सामने रखेंगे और फिर उसके बाद वज़ीर आला साहब का कंटेनर होगा और पीछे सारे का सारा जो पूरे पख्तूनख्वा से जो लोग आएंगे। जैसा कि आपने कहा, आपने तो थोड़ा सा ये कहा कि इन्हिसार होता है, मेरे ख्याल में सारे का सारा इन्हिसार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के प्रोटेस्टर पर ही होता है। हमने अक्सर देखा कि सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट करने वाले जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से ही जाते हैं। लेकिन अब की बार एक और चीज़ जो हाँ कि ये मोबिलाइजेशन के लिए लोगों को लाने के लिए क्या इनकी तैयारियां हैं, किस तरह से अपने कारकुनों को ये लोग तैयार कर रहे हैं, क्या राब्तों की क्या नौयत है, ज़रा बताइए उसके मुतालिक। जी राब्ते ये तो एक तो ये होता है कि वज़ीर आला साहब ने पिछले 3 दिन में बड़ी ज़बरदस्त सी मीटिंग्स CM हाउस में की हैं जिसमें सारे MNAs MPAs को बुलाया जाता है। बल्कि अगर आप कहें कि ये जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन वाले या बल्दियाती लेवल तक भी लोग हैं उनके साथ भी राब्ते किए जाते हैं और तमाम में आप कहें कि उम्मीदवारों को भी और स्टूडेंट्स के जो सदूर होते हैं और जनरल सेक्रेटरीज उनको भी बुलाया जाता है और हर एक को अपना अपना एक टास्क दिया जाता है। अच्छा, इस बार जो एक डिफरेंट चीज़ देखने में आई है कि ज़ाहिर है मैंने खुद भी ये इनकी रैलियां कवर की हैं जब बानी चेयरमैन यहाँ हुआ करते थे और लेके जाते थे, तो उसमें अक्सर ये देखते थे कि बहुत सारे लोग डॉज करते हैं, वीडियो बना ली, सवाबी तक चले गए, फोटो लगा दिए और फिर सवाबी से वापस आ गए। अब की बार ये बात जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को लास्ट टाइम पता चली तो उन्होंने अब ये भी वार्निंग दी है कि मैं मुख्तलिफ इंटरचेंज के ऊपर CCTV लगवाऊंगा जिसमें मेरे लोग मौजूद होंगे और वो देखेंगे कि हमारी कोई गाड़ियाँ वापस तो नहीं जा रही, क्योंकि मुझे सारे लोग डी चौक पे लेके जाने हैं। अच्छा, एक तो ये है, दूसरा ये है कि आपने कहा कि स्ट्रेटजी बनती, अब जाहिर है लोगों को वसाइल चाहिए। कुछ MNAs और MPAs तो ऐसे हैं या शायद बल्दियाती लेवल के लोग हों जो कि अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, अमीर होते हैं, उनके पास पैसा होता है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं MPAs में से, MNAs में से या स्टूडेंट फेडरेशन की आप बात करें कि जिनके पास पैसे नहीं होते। तो हमारी इत्तलात ये है कि 2 से 4 लाख रुपए जो है वज़ीर आला साहब जेब से उनको दे रहे हैं। ये सवाल मैंने भी पूछा कि क्या वाकई ये जेब से दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वज़ीर आला साहब जेब से दे रहे हैं।
ताकि वो लोगों को मोबिलाइज कर सकें, गाड़ियां हायर कर सकें और जाया जा सके। और एहतजाज जलसे जुलूस की सियासत 3 रातों पैसा का मांगती है। मेरे पास 2 मिनट है, मेरे पास 2 बहुत अहम सवालात हैं आपके लिए। इस बात का बिल्कुल इम्कान है कि पंजाब जो है अटक पुल पे कोशिश करे कि जी रास्ता रोके उनको ना पहुंचने दें, तो जो मुंतजमीन है इस पूरे जलसे जुलूस के, उनके कहीं जहन के किसी गोशे में कि इसकी वजह से जो है माज़ाराई हो सकती है, तशद्दुद हो सकता है, टकराव हो सकता है, तो उसके बारे में क्या सोचा है? उसके लिए भी जी मुकम्मल तौर पर प्लानिंग है। अपने दिफा के लिए भी उनकी, वो कहते हैं कि ये हमारा दिफा होता है तो उसके लिए हम हर हद तक जाएंगे, तो उसके लिए भी प्लानिंग है। और साथ ही साथ जाहिर है अगर आपको कहीं पड़ाव करना पड़ता है तो इनका बुनियादी तौर पर जो प्लान है वो 2 रातों का है कि हमें शायद 2 रातों का तक चलना पड़े, तो जहां रात हो जाए या जहां रुक जाए, दिन के वक्त तो जाहिर है ये सफ़र करते रहेंगे, लेकिन रात में 2 चीज़ें हैं जो तय करनी है। एक तो ये है कि ये बिस्तर वगैरह या ऐसी चीज़ें भी साथ लेके जा रहे हैं कि अगर कहीं खाना पीना होना चाहिए, खाना पीना होना चाहिए, मैं बिल्कुल समझ गया। खाना पीना और सबसे जरूरी पानी खाने के लिए जी, उसके लिए क्या देके जा रही है साथ कि न सिर्फ पख्तूनख्वा बल्कि पंजाब के लोगों को भी पैसे भिजवाए गए हैं कि अगर हमें अटक हम क्रॉस कर लेते हैं और पंजाब में इंटर हो जाते हैं तो जो सेफ जगह है वहाँ पे हमें खाना पहुँचाया जाए। क्योंकि पिछली मरतबा ज़ाहिर है कि हुकूमत पंजाब ने हमने देखा कि दुकानें बंद करा दी थी, होटल्स बंद करा दिए थे। अच्छा, आखिरी सवाल कि जो अब महाजराई की सियासत है, तो कहीं पर बैक ऑफ द माइंड सूबाई हुकूमत के है कि भाई हो सकता है कि कल को कहीं गवर्नर राज न लगा दे वहाँ पर, इस चीज़ का कोई इम्कान ये लोग बात करते हैं आपस में? देखें, वो तो वाज़े तौर पर अली ऐलान ये बात कर चुके हैं अली अमीन साहब कि जो भी करते हैं कर लें, हमारा एक ही मकसद है। और जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बकौल उनके मुझे वज़ीर आला बनाया या हमारे लोगों को जितवाया है, तो वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था और 1 पॉइंट एजेंडा था कि बानी चेयरमैन को जेल से निकालना है। फरजाना साहिबा आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात ये कि तमाम आसार ये हैं कि पाकिस्तान का जो शहरारत है वो सिर्फ हर तरह से बढ़ रहा है, वो यानी कि सड़कों पे बढ़ रहा है। आपस में अगर आप बयानात की हद तक देखें, जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं और जो पोजीशन सियासी ली जा रही है, उससे लग रहा है कि जी बहुत बढ़ रहा है। और ये चीज़ पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, हो सकता है कि हुकूमत के लिए अच्छी हो, नुकसानदेह हो, एक अलग सवाल है। PTI के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह अलग सवाल है, लेकिन हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। क्या ही अच्छा होता कि बातचीत के ज़रिए कोई राह निकलती, क्या ही अच्छा होता कि हर जो सियासी खिलाड़ी बशमूल PTI हो, सबको जो है जमहूरी अंदाज में काम करने की इजाज़त दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।